रोहन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब उसके मोबाइल की ट्यून बजी थी। उठा तो व्हाट्सएप पर रोहन ने ढेर सारी पिक्स भेजी हुई थी। अभी उसके पास पिक देखने का टाइम नहीं था, इसलिए फ़ोन पॉकेट में रख कर लैपटॉप वाला बैग उठा और ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया। जारून ऑफिस के लिए तैयार होकर आया, डाइनिंग टेबल पर बैठा। आज वो सिर्फ अकेला ही था। थोड़ी देर बाद जोया किचन से निकली, उसके आगे नाश्ता रख दिया। तुम जल्दी उठ गई। जारून उसे देखकर मुस्कुराया था। तुम भी तो जा उठ गए हो, जबकि तुम्हें आराम करना चाहिए था। थक गए थे रात को। जोया उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी बोली। जारून ने चाय का कप मुंह को लगाया। वैसे तुमने शाइना से कोई बात नहीं की कल? जोया उसकी तरफ देखती बोली। सारी ज़िंदगी बातें ही करनी है। जारून ब्रेड का बाइट लेता बोला। जारून, एटलीस्ट तुम्हें उसकी तारीफ़ तो करनी थी। सारी दुनिया उसकी तारीफ़ ही करती है और तुम क्या मुझ पे नज़रें जमाए बैठी थी? तारीफ़ करनी थी तो पहले बता देती मुझे। जारून, जोया कुछ बोलती कि जारून खड़ा हुआ था। बस जोई, तुम्हारे कहने पे मैंने एंगेजमेंट कर ली है। अब मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है, वो संजीदगी से कहता चला गया था। जोया बस उसे देखती रह गई। शहाना अपने कमरे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सोफ़े पर बैठी तस्बीह कर रही थी जब अम्मार सोफ़े पे अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। मामा, आपको नहीं लगता आपका बेटा बड़ा हो गया है? वो दोनों हाथ बांधे अपनी माँ को देखता बोला। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। अभी कल ही तो फीडर छोड़ा है। शहाना भी उसके अंदाज में बोली। वाह मामा, रॉक मार शौक। अमर एक हाथ हवा में उठाकर जहाज़ बनाता बोला। काम की बात बोलो, शहाना बोली थी। मामा, एक नेकी का काम ही कर दे, रिश्ता पक्का कर दे मेरा। अम्मार मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। तो ये बात है, अंडे से तो बाहर आ जाओ, पहले पढ़ाई करो चुपचाप अपनी। शहाना ने हरी झंडी दिखाई थी। मामा, अब जारून की तरह 27 साल की उम्र में मंगनी करने से सीधा शादी करूँगा। पहले इस लायक बन तो जाओ कि अभी उम्र ही क्या हुई है तुम्हारी, ऐसे कौन तुम्हें लड़की का हाथ दे देगा? शहाना ने उसके कान खींचे। मामा, मैं आपको बड़ा नहीं लग रहा क्या? 22 साल का तो हो गया हूँ, और कितना अंडे से बाहर आना है? कौन सा शादी का मुतालबा कर रहा हूँ? उमर खड़ा होकर दोनों हाथ कमर पे रख कर बोला था। प्लीज़ अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगी मामा? वो मिस्कीन सा मुँह बना कर बोला था। अच्छा बताओ फिर कौन है लड़की? शहाना ने पूछा। वाह मामा, ये हुई ना बात। अम्मार शहाना के बराबर आ बैठा। ये मक्खन बाद में लगाना, पहले बताओ लड़की के बारे। अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई ना तो रिश्ते से इनकार। शहाना संजीदगी से बोली। मामा, लड़की आपको 100% पसंद आएंगी। अम्मार पुरएतमाद होता बोला। मामा, मामो जान से मेरा हाथ मांग ले। रिश्ता। अम्मार ने एक सांस में बात ख़त्म की। अम्मार, रोहा भी छोटी है, थोड़ी देर सब्र कर जाओ फिर। ओहो मामा, इस छिपकली की बात नहीं कर रहा मैं, इतनी बारीक है दूरबीन लगा कर देखना पड़ता है। तो फिर जरताज के साथ? माशाल्लाह, ये तो ठीक है। मैं मामा प्लीज़, मैं इस डंपर की बात भी नहीं कर रहा। वो मेरे ऊपर भी बैठ गई तो मेरा कुचुम्बर निकाल देंगी। उमार ने माथा पीटा था। अम्मार, जरी इतनी भी मोटी नहीं, बस थोड़ी हेल्दी है। और तुम साफ साफ बात करो। शहाना को तब चढ़ी थी अब। मामा, ना रोहा ना जरी, मैं जोया की बात कर रहा हूँ। अम्मार ने जैसे बम फोड़ा था शहाना के सर पे। अम्मार, तुम्हारा दिमाग ठीक है? भाई साहब को मैं गलती से भी ये बात कह दी तो छत्तर फिरेंगे हम दोनों पे को और घर से निकाल देंगे। चल करके चुप चुप करके चले जाओ, वरना अभी मुझसे भी फेटी लगवा लूँगी। अम्मार शहाना से बेइज्जती करवाता और रोनी सूरत बनाता उठाता। मामा, एक बार सोच कर तो देखिए, आप अपने इकलौते बेटे का दिल तोड़ रही है। जोया को हर सूरत डाइवोर्स ही होनी है। नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी मामू से बात कर ले। अम्मार अभी बोल ही रहा था कि शहाना ने जूती उठाई थी और वो 100 की स्पीड से भागा था। शहाना को वो सोच में डाल गया था। रात 9 बजे रोहान घर आया था। आज दिन भर ऑफिस में मसरूफ़ था। 2 साल से वो अपना बिजनेस चला रहा था, अब जाकर वो सेटल हुआ था।
नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। आज भी एक नया प्रोजेक्ट मिला था, उस पर काम कर रहा था। कपड़े चेंज करके अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। खाना वो ज़्यादातर विक्की के साथ खाता था। आज क्लाइंट के साथ डिनर था। कॉफ़ी बेड के साइड टेबल पर रखी और अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया और एक हाथ में कॉफ़ी के सिप ले रहा था। अपने नए मिलने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगा जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। ज़ारून कॉलिंग। उफ़, वो भूल गया ज़ारून को उसकी इंगेजमेंट की मुबारकबाद तो दी नहीं थी। उसने लैपटॉप बंद किया, कॉल यस करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोचा खुद ही कॉल कर लूँ, तुमसे उम्मीद नहीं की जा सकती। ज़ारून ने तंज़न कहा। सॉरी जी, मैं अभी घर आया था, तुम्हें मैं कॉल करने ही वाला था। रोहान ने बहाना बनाया था जबकि वो भूल गया था। रोहान ने पिक्स भी भेजी थी, फ़ोन तक यूज़ करने का टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा, बस ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं, पता है कितने बिज़ी हो। और एक और तंज़। यार अब ऐसे तो ना कहो, रोहान ने बेचारगी से कहा। तुम क्यों, क्या कहूँ मैं तुम्हें? वक्त नहीं हमारे लिए घोड़े बेचकर सोते रहे, इतना नहीं कि हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सको। आ तुम सकते नहीं यहाँ से अपने जैसे मुल्क बदर कर दिए गए हो। ज़ारून ने भी खूब भड़ास निकाली थी। बस ज़ारून, अब तुम भी मेरी लाइन पे आ गए हो। कैसे लग रहा है अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जीवन साथी मिलने पर? रोहान ने भी हिसाब बराबर किया था। जैसा भी लगे, मगर तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं हूँ मैं। ज़ारून को पसंद नहीं आई थी रोहान की बात। जब अपनी ना सुनी जाए तो राह फरार इख्तियार करनी पड़ती है। रोहान ने अपनी सफाई पेश की। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी बात में मैं बनवाऊँगा। बोलो, 2 तलाक ज़ोया को कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। फिर तो आओगे वापस? ज़ारून ने 2 टूक संजीदगी से अपनी बात पूरी की थी। रोहान उसकी बात सुनकर शौक सा हुआ था। पहले कान से फ़ोन हटाकर देखा, फिर दोबारा कान के साथ लगाया। ये तुम कह रहे हो? उसे यकीन नहीं आ रहा था ज़ारून पे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं पेपर्स बनवाऊँगा डाइवोर्स के। ज़ारून ने एक और शौक दिया रोहान को। तुम होश में हो ना ज़ारून? अगर डैड को पता चला तो वो खड़े खड़े आग कर देंगे। रोहान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। डोंट वरी रोहान, तुम सोच कर मुझे बता देना। जिस रिश्ते में जान ही नहीं, उसे बिलावजह घसीटना हिमाकत है। ना तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ना ही ज़ोया। तुम दोनों का भला इसमें है कि सब ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। अपनी बात पूरी करते ज़ारून ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद उसने व्हाट्सएप खोली थी। रोहा के काफ़ी सारे वॉइस मैसेजेस आए हुए थे। रोहा की भेजी हुई एंगेजमेंट की पिक्स भी उसने नहीं देखी थी। पिक्स ओपन की थी, पहली पिक्स रोहा की थी। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। दूसरी तीसरी भी रोहा की थी। फिर अगली पिक में जरताज और रोहा। जरताज को पहली बार देख रहा था और मुस्कुराया। वो काफ़ी बदली सी लगी और अभी भी गोलू मोलू ही थी। फिरोज़ी कलर उस पर जच रहा था। 1, 2 और दोनों की पिक्स थी। फिर ज़ारून और शाइना की पिक थी। दोनों साथ खड़े थे और स्क्रॉल की। नेक्स्ट पिक में ज़ारून और उस ब्लैक कलर पहने उस दुश्मनी जा पे गई जो उससे रिंग ले रहा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। पिक्स को जूम किया। ज़ोया, उसके मुंह से बेसाख्ता नाम निकला। फिर उसे इग्नोर करके स्क्रॉल किया। अगली पिक में ज़ारून और शाइना रिंग पहना रहा था। नज़रें फिर उस दुश्मनी जा पे जा ठहरी जो तालियां बजा रही थी, साथ किसी को घूर रही थी। आगे करने का इरादा किया था। फिर इसकी पिक को जूम किया और साथ वाले को जूम करके देखा तो वो अम्मार था, जो उसे देखकर हंस रहा था। काफ़ी साल पहले देखा था अम्मार को, तब वो छोटा था। अब तो वो एक नौजवान लड़का लग रहा था। फिर कुछ यादें जहन में ताज़ा हुई थी। बचपन में अम्मार और ज़ोया की काफ़ी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों हम उम्र थे। अम्मार ज़्यादातर ज़ोया के साथ खेलता था। फिर अपनी सोचों को झटकता तस्वीरें देखने लगा। उसके माम बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर उस दुश्मन जा की तस्वीर सामने आई थी जो रोहा ने ज़बरदस्ती उसके अकेले की एक पिक बनाई थी। ब्लैक कलर उस पर जच रहा था। हाफ नेट के आस्तीन से नज़र आती उसकी सफ़ेद बाहें, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाए चेहरे पे मासूमियत लिए सामने देख के मुस्कुरा रही थी।
पिक को जूम करके उसके मासूम चेहरे के एक एक नक्श को बगौर देखने लगा। झील सी आंखों से होता नीचे उसके गुलाबी होठों तक आया था। दिल की धड़कनों ने शोर मचाया बर्पा किया था। फिर जल्दी से अगली पिक्स देखने लगा। एक एक करके आगे करता रहा। वो किसी भी तस्वीर में नज़र आती तो अम्मार उसके आसपास ही दिखाता था। अपने जहन में आती सोचों को खुद से मायने अखज़ करता। लास्ट पिक ग्रुप फ़ोटो थी। रोहा और जरताज अम्मार सोफ़े के दारुल और चाइना सोफे पर बैठे थे और बाकी बुजुर्ग भी एक तरफ से आलम साहब बैठे और जोया की कुर्सी के हैंडल पर बैठी थी। उसके गले में एक हाथ डाले आलम साहब ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। बाप बेटी की तस्वीर मुकम्मल लग रही थी तो मोबाइल बंद करके बैठ कर देखा था। किसी मासूमियत दिखाकर मुझसे मेरे बैग को छीन लिया। मॉम कहती है तुम लोगों के बारे में जादू दुनिया में तुम लोग कैसे डैड और दारू को अपनी बस से किया हुआ है। आंखों में जलन सी हो रही थी। जब्त से उसकी आंखें से हो रही थी। दारुल तलाक क्यों करवाना चाह रहा है। एक और मल्टी सोच आएगी दिमाग में। ओ तो जोया दारुल को भी काबू कर सकती है। ये बंगले समाज करना मुझे भारी बहुत पसंद है। रोहा के अल्फाज उसके कान में गूंजे थे। नहीं मैं अपने भाई को कबूल कर सकता। अपनी सोचों को मलामत की। बस एक बार इस मुसीबत से जान छूट जाएगी तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। उसकी सोचों से मेरी तरफ से भागने जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं मारिया से शादी करके पागल ही खुद हो जाऊँगी। अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता अपने से। और अम्मार अपने घर वापस जा रही थी। शाम को उन्हें निकलना था। सुबह के नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। दारुल ऑफिस चला गया। आलम साहब आज घर से थे। तबीयत कुछ नासाज। जरताज यूनिवर्सिटी चल गई थी। उसके सामने मेरे एग्जाम 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाले थे। रोहा घर पे ही थी। अभी तक सो रही थी। वो पेपर से जुड़ी हो चुकी थी इसलिए खाब खरगोश में मजे ले रही थी। जोया ने झोले मिला देना जैनब और फातिमा के साथ मिलकर के कामों से समझदार हो रही। जोया सीमा उसके सर पर आंख खड़ी हुई। जब वो जाएगी उनमें फातिमा के साथ ऑफिस में सफाई करवा रही थी। फट से बोली टाइम जैसे तेरा ग्यारह बजने को आए और मुझे अभी तक नहीं उठी। 10 बरस की खान पीछे सीमा भी जोया से बोल भी रही थी कि रोका पीछे सीमा के गले में बांधने डाली थी। उठ गई मेरी निकलने वाला। जाओ जोया मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना। सीमा ने प्यार से अपनी बेटी को साथ लगाया और जोया को आदर दिया। जोया जी कहती खिचड़ी चली गई। जाओ नाश्ता करो। रोहा तो वहाँ से देख कर और खुद सोफे पर बैठ गई। और सोफे फातिमा को यहाँ की सफाई करना रही। जोया ने रोहा के आगे नाश्ता रखा। ऑमलेट के साथ टोस्ट और चाय का मग। इससे पहले कि वो मग उठाती अम्मार ने चाय का मग उठा दिया। अम्मार भाई मेरी चाय वापस करें। मैंने अभी घूट भी नहीं ली। अम्मार जानता था कि किसी का जूता नहीं खाती ना पीती। एक चलने तुम्हारी फिराक और क्या ये तुम ड्रम लेकर बैठ गई हो। अम्मार उसके बराबर वाली चेयर पर बैठकर सिर्फ करके चाय के 2-3 से पी रही थी। अम्मार क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को। ये लो भाई बच्ची अपनी चाय मीठी की है थोड़ी सी बस। प्रिंसेस उसके गाल खींची। जोया को एक आंख विंक की और वहाँ से चला गया। जोया का मुंह ही खुल गया था उसकी इस आखिरी हरकत पे। जबकि रूही तो तैश ब्लश करके ही थी उसकी बात पे। जबकि जोया तो हैरान हुई रोहा की हरकत पे जब मुस्कुराती चाय का मग मुंह से लगा गई। जबकि वो उसकी चीज़ को कोई छू भी लेकर जाए झूठी कर जाए वो वहीं छोड़ देती। दाल में कुछ काला लग रहा है। जोया और रूही के बराबर बैठी बोली तो रोहा धीरे से मुस्कुरा गई। माँ ओ मेरी माँ आज मामू से कर ले बात जाते जाते। अमार मुझसे नहीं होगी बात। शाहाना परेशान होती बोली मामा ऐसे तो ना कहें। क्यों बच्चे की जान निकाल रही है। ऐसे नहीं कहते अमार तुम मेरे इकलौते बेटे हो। शाहाना का तो उमार की ऐसी बातों पे दिल डूबने लगता था। सीमा अभी भी ड्राइंग में फातिमा के सर पे बैठी थी। सही आज चलाओ कांच का वास है आराम से साफ़ करो। आलम साहब भी वहाँ आ गए थे। चाय बनवाऊँ आपके लिए। हाँ बनवा दो आलम साहब बोले थे। शाहाना भी वहीं आई थी। फातिमा जाओ जोया से कहो अपने ताया के लिए चाय बना कर लाए। शाहाना तुम चाय पियोंगी। सीमा तकल्लुफ़ाना पूछ बैठी। जी भाभी ज़रूर चाय को इनकार नहीं होता।
हा 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 हा, ये तो है। ऐसा करो, ज़ोया को कहो 3 कप चाय के ले आए। सीमा फ़ातिमा को बोली, जी बाजी, 3 नहीं 4 कप का बोलना। ऐसा करो, पहले तुम सफ़ीना के पास जाओ, उसे कहो शहाना ने बुलाया है, फिर किचन में जाना। शहाना मुलाजिमा को रोकती हुई बोली थी और वो जी कहती सफ़ीना को बुलाने चली गई। आलम साहब अखबार खोलकर बैठ गए। भाई साहब, मैं बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, वो झिझकती बोली थी। हाँ कहो। आलम साहब इस अखबार नीचे करते उसकी तरफ मुखातिब होते बोले, पहले सफ़ीना आ जाए फिर बात शुरू करूँगी। अच्छा। वो भी मुतजस्सिस हुए थे और सीमा भी। फ़ातिमा पहले सीमा के पास गई, उसे शहाना का पैगाम दिया, फिर ज़ोया के पास आई। रोहा बैठी नाश्ता कर रही थी। ज़ोया बाजी, वो सीमा बाजी कह रही है कि 4 कप चाय के बना के ले आए। फ़ातिमा ने सीमा का हुक्म दिया था। 4 कप? ज़ोया ने नासमझी में उसे देखा। जी, वो आपके ताया ताई और फुप्पी और आपकी मामा। अच्छा अच्छा, समझ गई, तुम जाओ और दूसरे काम देखो। ज़ोया बात समझती बोली और वो समझी शायद कोई आया हो। जोई भाभी चाय बनाए, साथ चलेंगे। रोहा नाश्ता ख़त्म करती बोली थी। ठीक है ज़ोया, चाय का पानी चढ़ाया चूल्हे पे। कुछ देर बाद सफ़ीना भी वहीं आई थी और शहाना के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी। भाई साहब, सफ़ीना, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो अभी भी झिझक ही रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। शहाना बिला झिझक बोलो, क्या बात है? आलम साहब उनकी झिझक नोट करते बोले थे। वो भाई साहब, मैं आपसे बहुत ज़रूरी चीज़ मांगने लगी हूँ। शहाना पर थी। शहाना भी घबरा रही थी, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। शहाना, मैं समझ नहीं रहा, ज़रा खुलकर बोलो। भाई साहब, मैं आपसे अम्मार के रिश्ते के हवाले से बात करने आई हूँ। शहाना, मेरी रोहा अभी बहुत छोटी है, तुम्हारा बेटा, मुझे खुशी है तुम। नहीं भाई साहब, रोहा नहीं। आलम साहब अभी बोल रहे थे कि शहाना ने टोका। भाई साहब, मैं अम्मार के लिए ज़ोया का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ ज़ोया रोहान के निकाह में है, मगर ये हकीकत हम सबको पता है, ये रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला नहीं है और ज़ोया मेरे मरहूम भाई की निशानी है। मैं उसे यूँ दरबदर होने नहीं दे सकती। घर की बात है, घर में रह जाएंगी। शहाना ने एक ही सांस में बात मुकम्मल की थी। घर में कमरे में घिरी खामोशी थी। तमाम नफुस दम साधे बैठे थे। दरवाज़े पे चाय की ट्रे लिए खड़ी ज़ोया और रोहा ने भी पूरी बात सुनी थी। ज़ोया ने रोहा की तरफ देखा, जिसकी आंखें भर आई थीं और वो वहाँ से दौड़ लगा दी थी। ज़ोया बेहस व हरकत खड़ी थी वहाँ, फिर किचन की तरफ चली गई। वहाँ की मुलाजिमा के हाथ चाय भिजवा कर रोहा के पास गई। शहाना, ये तुम क्या कह रही हो? आलम साहब बेयकीनी से बोले थे। भाई, सोच कर जवाब दीजिएगा, मेरी बात का गौर ज़रूर कीजिएगा। शहाना उस आज से कहा था। सफ़ीना की आंखों के किनारे भीगे थे। सफ़ीना, तुम भी सोचना ज़रूर। शहाना ने उसका हाथ पकड़कर कहा था और वहाँ से उठकर चली गई। सफ़ीना ने शिकवा करना नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गए। इन सब में सीमा बस खामोश तमाशाई बैठी थी। मामा, क्या कहा मामू ने? अमार रूम में बैठा अपनी माँ का ही इंतज़ार कर रहा था। शहाना जैसे ही कमरे में आई, उससे रहा नहीं गया पूछे बिना। कुछ नहीं बोले, मैं अपनी बात कह आई हूँ और उन्हें कहा है, सोच ले अच्छी तरह से। शहाना ने बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर ये रिश्ता पूछ बैठी, मगर ज़रा भी इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत बात कह आई हो। अम्मार भी खामोश हो गया था, मज़ीद कोई बात नहीं की। रोहा वहाँ से दौड़ लगा अपने कमरे में आई और ज़ोया के सामने कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। वो रोना नहीं चाहती थी, ना ही ज़ोया से बदगुमान होना चाहती थी। आंसू फिर भी बहने लगे थे। पता नहीं कब वो अम्मार को पसंद करने लगी थी। ये बात उसने अपने दिल में ही दबा रखी थी। वो किसी और का हो जाता तो शायद इतना दुख ना होता, मगर ज़ोया के साथ वो उसे नहीं देख सकेंगी। रोहा, ज़ोया जो उसके पीछे आन खड़ी थी, फटाफट अपने आंसू साफ़ किए थे। रोहा मेरी जान, इधर देखो मेरी तरफ। रोहा सोफ़े पर दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। ज़ोया उसके साथ बैठ के उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। लाल सुर्ख आंखें, सुर्ख होता छोटा सा नाक उसके रोने की गवाही थी।
रोहा, मैं ऐसे किसी सूरत नहीं होने दूंगी। मैं चुप नहीं रह सकती रोहा। अब रोहान मुझे भले ही ना रख अपनाए, मगर मैं ख़ुद को उनकी अमानत ही समझती हूँ। आज तक मैंने इस अमानत में ख़यानत नहीं की, ना ही करूँगी, क्योंकि वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। उनसे पहले कोई था, ना ही बाद में कोई होगा। मैं दिल से जुड़ी हूँ इस रिश्ते से, शायद इसलिए अब तक ये रिश्ता कायम है, वरना कब का ख़त्म हो चुका होता। बोलते बोलते आंसू बह निकले थे आंखों से। फिर तुमने कैसे सोच लिया रूही, मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन लूँगी? रोहा का चेहरा हाथों के प्याले में भर कर प्यार से कहा था जोया ने। रोहा उसके गले रख के रो दी थी। जोया उसकी पेट सहलाती अब अपने आँखें भी साफ़ किए थे। यू आर द बेस्ट भाभी जोई, तुम ही मेरी भाभी हो बस। रोहा उसे अलग होती हुई बोली थी और दोनों आंखों में आंसू दिए मुस्कुरा दी। शाम को सबसे अलविदाई कलमात लेते वो दोनों माँ बेटे वहाँ से रुखसत हुए थे। जोया ने ना ही अमार की तरफ देखा था, ना ही उससे कोई बात की। रोहा भी बस खामोश सी थी। ज़रदाज ही थी जो चहक रही थी। रात के खाने के बाद वो तीनों टीवी पे हमेशा की तरह अपना कॉमेडी प्रोग्राम देख रही थी। फिर जोया और रोहा को खामोश पाकर ज़रदाज बोली, जब से यूनी से आई थी उनका बिहेव नोट कर रही थी। क्या हो गया है गर्ल्स, एवरीथिंग इज़ ओके? चाय का मग पकड़े वो उनसे बोली थी जो गुमसुम बैठी थी। जोई भाभी का प्रपोज़ल आया है, रोहा बुझे से अंदाज में बोली। व्हाट? कौन? किसने किया? सही बात बताओ। वो जो सोफे पे ऊपर टांगे ऊपर किए बैठी थी, फ़ौरन से सीधी हुई थी। एन उस वक्त ज़ारुन भी उनके सर पर आन खड़ा हुआ था। रोहा की बात सुन चुका था। रोहा उसे देखकर खामोश हुई थी। रोही, साफ बताओ, मुझे किसी ने बताया नहीं इस बारे में? ज़ारुन दाँत पीसते बोला था। उसे सख्त बुरा लगा था। शाहाना फुप्पो ने अम्मार भाई के लिए जोई भाभी का हाथ मांगा है, रोहा ने एक ही सांस में बताया था। व्हाट? ज़ारुन और ज़रताज के मुंह से एक साथ निकला था। ज़ारुन रुका नहीं था। वो वहाँ पे फ़ौरन आलम साहब के पास गया। वो इस वक्त स्टडी में होते थे। जोया वहाँ से उठ गई थी, आंखें आंसुओं से भर गई थी। रोहा भी उसके पीछे उठ गई थी, जबकि ज़रताज अपनी जगह पे जमी बैठी थी। उसे ये प्रपोज़ल बुरा नहीं लगा था और सोचती चाय के घूंट भरने लगी थी। डैड, ये फुप्पू क्या कह कर गई हैं? उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। ज़ारुन, डाइवोर्स पेपर बनवाओ। आलम साहब की आवाज़ पे ज़ारुन ठिठका था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था अपने डैड पे। डैड, ये आप क्या कह रहे? वो सदमे से बोला। तो और क्या करूँ ज़ारुन, अपना ही सिक्का खोटा निकला। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी औलाद की वजह से। रोहन अपने ऑफिस में फ़ाइलों में मुंह दिए बैठा था। काम का बोझ काफ़ी बढ़ चुका था। हाय, मारिया उसके ऑफिस में बिना नॉक किए उसके सामने हाथ लहराती बोली थी। हाय, तुम इस वक्त यहाँ? रोहन ने सर उठाकर सामने खड़ी मारिया को देखते पूछा था। हाँ, मैं कितने दिन हो गए हैं तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, हर वक्त बस काम का बहाना बनाते रहते हो। वो उसके सामने बैठे मुंह बनाती शिकवा करती बोली थी। सॉरी यार, सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं है। तुम बताओ, कुछ काम था? वो फाइल बंद करके उसे देखता बोला था। हाँ, काम है। आज मैं तुमसे फाइनल बात करने आई हूँ। 3 साल हो गए और कितना इंतज़ार करवाओगे रोहन तुम? रोहन खामोश था। तुमने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी? ना करो, तुम यहाँ ही मुझसे शादी कर लो और जब वो लोग मान जाएंगे तो बता देना। वो अपनी तरफ से मशवरा देती बोली। यार, कोशिश तो कर रहा हूँ, बस आजकल उनसे अनबन चल रही है, बट मैं मना लूँगा। वो अपनी तरफ से जवाब बताता बोला था। और कितना टाइम लोगे रोहन? कभी कभी तो लगता है जैसे कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे, कहीं मुझे छोड़ ना दो। वो मगरमच्छ के आंसू बहाती बोली थी। 6 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना लूँगा। और ये मारिया, चाहे मेरे पेरेंट्स माने ना माने। लफ्ज़ चीट पर रोहान के तोते उड़े थे। उसने संभल कर 2 टुक जवाब दिया। ठीक है रोहान, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। वो अपने आंसू पोंछती बोले। अच्छा, कहीं चले बाहर, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। अब वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मेरी अभी आधे घंटे बाद मीटिंग है, सो नो टाइम।
ठीक है, जब फ्री हो तो प्लान बनाएंगे। वो उठकर खड़ी हुई थी, उसके पास आई और झुककर उसके गाल पर किस की और बाहर चली गई और वो बस सर हिलाता रह गया। मारिया जब रोहान के ऑफिस से निकली तो बेहद खुश थी। 6 महीने का क्या है, वो तो बस ऐसे ही गुजर जाएंगे। काउंटर के पास से गुजर रही थी तो काउंटर पर खड़ी लड़की ने उसे बहुत नागवारी से देखा। उसे मारिया से बहुत चिढ़ थी। पता नहीं रोहान को कब अक्ल आएंगी। विक्की उसके पास खड़ा बोल रहा था। रोहान सर की ये गर्लफ्रेंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, अलीना बोली थी। विक्की ने उसकी तरफ देखा। हिजाब में लिपटी वो आम से नैन नकोश वाली की लड़की उसके दिल में उतरी थी। कुछ महीने पहले ही रोहान ने अपने ऑफिस में जॉब दी थी। वो 30 साला बेवा 8 साल के बच्चे की माँ थी। हालात ने उसे रिस्क कमाने पे मजबूर कर दिया था। वो नौकरी के लिए दर दर धक्के खाए थे, कभी किसी रेस्टोरेंट तो कभी किसी मॉल। रोहान ने उसे हर जगह जगह जॉब करते देखा। पाकिस्तानी होने की हैसियत से उससे बातचीत भी कर लेता था। जब उसकी मजबूरियों का पता चला तो उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दी थी। वो उसका एहसान समझ के वो मारिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी, कहीं रोहान को बुरा ना लग जाए। बस वो रोहान की अक्ल को सलाम, वरना बीवी को छोड़कर इस चुड़ैल का इंतखाब किया है। बीवी रोहान सर की? उन्होंने कभी नहीं बताया। कहाँ है वो उसके सर के? और वो उसे सर के अफेयर का पता है? अलीना ने सारे सवाल एक साथ कर डाले। बीवी है मगर यहाँ नहीं। विक्की बस इतना ही बोला था। आज उसने अपने दोस्त के राज से पर्दा उठाया था, जिसका उसने राज रखने का वादा किया था। यहाँ नहीं है? कितनी बेपरवाह बीवी है। सर ने फिर ऐसा ही होना था। कितने बच्चे हैं सर के? अलीना ने फिर सवाल पे सवाल दागे कि बच्चों पे नाम पे तो विक्की के दिमाग घूमा। अल्लाह की बंदी, सिर्फ बीवी मतलब सिर्फ मनकुआ है। अभी रुखसती नहीं करवाई। पाकिस्तान में उसे छोड़कर ही तो यहाँ बैठा है, वरना कब का जा चुका होता। इससे पहले कि वो और सवालों से दिमाग घुमाती, सब तफसील एक साथ में बताई। ओह अच्छा सर, एक बात बतानी थी, वो झिझकती हुई बोली थी। हाँ बोलो। उसे सीरियस होता देख विक्की भी उससे उसकी बात सुनने के लिए जल्दी से बोला था। यहाँ नहीं, कहीं और बैठकर तसल्ली से बात करनी है। मुझे लगता है मुझे आपको अब सच बता देना चाहिए। ओके, फिर शाम को काम ख़त्म होने के बाद मिलते हैं। विक्की को भी उसकी बात सुनने का तजस्सुस हुआ था। ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। अलीना अभी भी तज़ब्ज़ुब में थी कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रही, मगर उसे इस रात से पर्दा उठाना भी ज़रूरी था। मिस अलीना, अब बता भी दे। विक्की से कब से खामोशी बैठा देख बोला था। वो जहाँ मैं रहती हूँ, बिल्कुल हमारे फ्लैट के सामने वाले 2-3 फ्लैट छोड़कर विलियम नामी लड़के का फ्लैट है। विलियम मारिया का बॉयफ्रेंड है। हाँ वो तो मुझे पता है। रोहान से पहले वो विलियम के साथ थी। इस बात को रोहान को भी पता है। अलीना की इस बात पे विक्की ने जवाब दिया, नहीं वो उसकी एक्स थी। मगर अलीना को समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाए। मगर क्या अलीना, क्या कहना चाह रही हो? मैं पिछले 8 साल से वहाँ रह रही हूँ। मैं हिजाब में बाहर आती जाती हूँ, इसलिए मारिया मुझे नहीं जानती। पिछले कई सालों से मारिया इसके फ्लैट में आती जाती थी। कई कई दिन वो वहाँ रहती थी इस विलियम के साथ। मगर अब जब से उन्हें रोहन के सर के साथ देखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। हाँ यार, पता है मुझे उसका। रोहान के लिए इस लड़के से ब्रेकअप कर लिया और इल्ज़ाम भी विलियम पे लगा दिया। उसने चीट किया है। विक्की भी उसकी बात की तायद करता बोला, मगर वो रोहान सर को भी चीट कर रही है। अलीना ने एक नया इंकशाफ किया था। क्या मतलब? विक्की चौंका। मतलब ये कि मारिया अभी भी इस विलियम के राब्ते में है। मैंने कई बार इस विलियम के साथ देखा है। वो रोहन सर को चीट कर रही है। अलीना ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था। व्हाट, ये लड़की इतना गिरी हुई है? अलीना प्लीज़, कुछ करना पड़ेगा। रोहान को इससे बचाना है। विक्की परेशान होता हुआ बोला, यस सर, एक हल है मेरे पास। अलीना ने उसे सारा प्लान बताया था, उसे क्या करना है। अलीना, यू आर टू गुड। मुझे किसी भी तरह ये काम करना है। ओके, विक्की मुस्कुराता हुआ बोला, ये काम किसी भी तरह मुंतका अंजाम तक पहुंचाना है।
रात को खाने के बाद ज़ारून टीवी लाउंज में बैठा टीवी पे स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था जो उसका फेवरेट था। जब उसका मोबाइल बजा, बिना देखे वो कान से लगा गया। हेलो, कैसे हो? निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। फ़ोन कान से हटाकर नंबर देखा, अननोन नंबर था। जी कौन? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। पहचानेंगी भी कैसे? आपने बात करने की ज़हमत भी नहीं की। श्री सी नस्वानी आवाज़ उसे कंफ्यूज कर रही थी। कहीं कोई यूनिवर्सिटी वाली तो नहीं? वो खामोशी से अपनी सोचों में घोड़े दौड़ा रहा था। हेलो, जवाब ना पाकर फिर से वो निस्वानी आवाज़ गूंजी थी। सॉरी, आप खुद ही बता दें कौन है और किससे बात करनी है, वो मुतजस्सिस सा बोला। सामने वाले ने भी मज़ीद इसका इम्तिहान नहीं लिया। मैं शाइना। वो बस इतना ही कहा और खामोश हो गई। मैं शाइना? वो भी बड़बड़ाया। झट से शाइना का ख्याल आ गया। भूल गए? बस इतनी जल्दी? अभी हमारी एंगेज को दिन ही कितने हुए? वो शिकवा करती बोली थी। ज़ारून वाकई उंगली पे दिन गिनने लगा। उसे सच में नहीं याद थे कितने दिन हुए। 7 नहीं 8। मुँह ही मुँह बड़बड़ाया। जी बस, वो ऑफिस में काम बहुत है, मसरूफियात बहुत है, बस ख्याल ही नहीं आया ऐसा कोई। क्या हम कहीं मिल बैठकर बात नहीं कर सकते? शाइना ने फिर मीठी सी आवाज़ में पूछा। नहीं, उसके मुंह से अचानक निकला। नहीं, मेरा मतलब हाँ क्यों नहीं, बस ज़रा ऑफिस से फ्री हो जाओ, फिर इंशाल्लाह ज़रूर। पहले तो वो गड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला। कोशिश कीजिएगा जल्दी फ्री होने की। ओके, मैं बाद में बात करूँगा आपसे, कहते कॉल कट कर दी। जोया उसके साथ आकर बैठी थी। बहुत दिन से इससे बात करना चाह रही थी। उसके सामने आ खड़ी हुई थी। फ़ौरन से फ़ोन काट कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। क्या बात है ज़ोई? ज़ारून को परेशान सी लगी थी। ज़ारून प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आलम साहब से वो बात नहीं कर सकती थी। हाँ बोलो, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? ज़ारून ताया अब्बू क्या करने वाले हैं? वो परेशान से उसके बराबर बैठी बोली थी। वहीं जिसमें तुम्हारी भलाई है। वो तहम्मुल से बोला। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो। वो अपने दुपट्टे को कोना मरोड़ते बेचैनी से बोली थी। डाइवर्स के पेपर बनने के लिए दिए थे। डाइवर्स किसकी? वो समझती भी अनजान बनती बोली। तुम्हारी और रोहान की। वो भी दुखी होता हुआ बोला। ज़ारून प्लीज़ ऐसा मत करो। आंसू टप टप गिरने लगे थे। प्लीज़ ज़ोई, किसके लिए रो रही हो? जिसको तुम्हारी परवाह तक नहीं? जरताज उसके सर पे खड़ी बोल रही थी। सुर्ख आंखों से जरताज की तरफ सर उठाकर देखा था जोया ने। जरताज को उसकी बेबसी पे तरस आया था। वो कर भी क्या कर सकती थी उसके लिए? ज़ोई प्लीज़ ऐसे मत करो। वो उसके पास बैठकर उसका चेहरा थामती बोली थी। ज़ारून उठ खड़ा हुआ था। उससे ज़ोया के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। प्लीज़ ज़ोई, समझने की कोशिश करो। शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे तुम चाहो। शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहे। ऐसे रोहान भाई के पीछे अपनी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जरताज उसे समझाती बोली थी। मगर वो इस दिल का क्या करे जो धड़कता ही उसका नाम लेकर था। इसलिए उसे ना जवाब दिए वो वहाँ से उठकर चली गई। जरताज अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या करे इस लड़की का? तलाक के पेपर आलम साहब के हाथ में थे। उनके दिल को कुछ हुआ था, हाथ कांपने लगे थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे, तब उन्हें उनका फैमिली वकील तलाक के पेपर्स देख कर गया था। ज़ारून जो उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था, भागकर उनके पास आया था। पानी का गिलास उनके मुंह से मुंह के साथ लगाया था। उन्होंने 2 घुट पानी पिया और गिलास पीछे हटा दिया। आंखें नम हुई थी उनकी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जोहा और रोहान का तलाक नहीं करवाऊंगा। नहीं, आलम साहब जज्बाती होते हुए बोले। डैड, वी हैव नो चॉइस एंड एनी ऑप्शन। ज़ारून बोला था। नहीं जोया, मेरे भाई की पहली खुशी है। मैं उसे खुद से अलग नहीं करूँगा। मैं अपने बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा? उसे मेरे हवाले करके गए थे।
भीगे लहजे में बोले थे। रोहा को ज़ोया को कबूल करना होगा वरना मेरा बेटा नहीं। आखिरी बात पर वो सख्त होते हुए बोले थे। डैड, हम रोहन को फोर्स नहीं कर सकते, मत कर इसे मजबूर, नतीजा बहुत बुरा होगा, ज़ारून वार्न करते हुए बोला था। ज़ारून नफ़ी में सर हिलाता उनके ऑफिस से निकला था। डाइवोर्स पेपर उनके सामने टेबल पे पड़े थे। आलम साहब अपना सर हाथों में गिराया। उन्हें इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उनका फ़ोन बजा था। नंबर उनकी समझ में नहीं आया था, बाहर का था। यस, फ़ोन रिसीव करते हुए बोले थे। क्या आप आलम यूसुफ मलिक है? हाँ मैं ही हूँ, आप कौन? सामने कंफर्म करने के लिए पूछा गया था। मैं जो कोई भी हूँ, आपका खैर ख़वाह हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सामने वाले ने अपना मुद्दा बयान किया। अच्छा, क्या तुम्हें यकीन है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा फिर? आलम साहब उस शख्स की पूरी बात सुनकर बोले थे। यकीन तो नहीं है, उम्मीद ज़रूर है। उम्मीद से दुनिया कायम है। उस शख्स ने उम्मीद से कहा था कि उसकी बात मान ली जाएगी। ये काम रिस्की है। आलम साहब फिर बोले। हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। उस शख्स ने फिर कहा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये आखिरी ऑप्शन है मेरे पास। मशवरे का शुक्रिया, और फ़ोन कट गया था। आलम साहब को उस शख्स ने सोच में डाल दिया था। सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था अब उन्हें क्या करना है था। अपनी सोच को यह पाए तकमील तक पहुंचाना था। रोहा उस वक्त सीमा के कमरे में थी। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका कर घूम रही हो? सीमा रोहा से बोली। आपको नहीं पता माम, वैसे आप तो खुश ही होंगी, डैड तलाक करवा रहे ज़ोया भाई की। रोहा अफसुर्दगी से बोली थी। तुम दोनों बहन भाई तो चमचे हो ज़ोया के। सीमा को गुस्सा आया था रोहा पे। नहीं माम, आप हमेशा से गलत सोचती आई है ज़ोया और चाची के बारे में। रोहा को भी गुस्सा आया था अपनी माँ पे, मगर फिर भी इज्जत से बात कर रही थी। अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे कैसे सोचना है? सीमा तेज़ हुई थी। अच्छा ही है माम, वैसे ज़ोया की जान ही छूट जाए इस घर से। रोहा अफसोस से बोली। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं उसकी दुश्मन हूँ? उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर है। 5 साल होने वाले हैं, मैंने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा। इस तरह मुझे मेरे बेटे को देखना नसीब हो जाएगा। सीमा का लहजा भर्रा गया था। माम, आपका बेटा मेरा भी भाई है, मुझे भी उनसे बहुत प्यार है, मगर आपको ज़ोया जैसी बहू नहीं मिलेंगी। पूरा घर उन्होंने संभाला है, और आपको आपका रवैया बुरा सही, मगर आपका फिर भी ख्याल रखती है। आपकी मेडिसिन्स आपको टाइम से देती हैं। आपको खुद नहीं पता कौन से वक्त कौन सी दवा लेनी है। शाइना से तो ये उम्मीद नहीं रख सकती आपकी वो आपका ऐसा ख्याल रखेगी और हमारे साथ भी रहे या ना रहे। और रोहन भाई बाहर वाली को पसंद करके बैठे, वो तो यहाँ भी नहीं ना आए। अब आप दूर नहीं हैं अपने बेटे से, क्योंकि वो कभी ना कभी आपके पास ज़रूर लौटेंगे, मगर तब जब वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, जब वो अपना अलग घर बना लेंगे। ज़ोया जैसी दूसरी बीवी आप नहीं ढूंढ सकती। उसकी अच्छाइयों का एतराफ़ आप दिल से तो करती रहूँगी। रोहा अपने आंसू पोंछती वहाँ से चली गई थी। पीछे सीमा रोहा की बातों में ही खो के रह गई थी। वाकई वो उसकी अच्छाइयों का एतराफ़ दिल में ज़रूर करती है। वो उस घर ज़ोया जैसी दूसरी बहू नहीं ला सकती, मगर मैं अपने बेटे से भी दूर और नहीं रह सकती। फिर से बेटे की मोहब्बत जाग उठी थी, और ज़ोया की अच्छाई उस पर कुछ नहीं थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सब अपने कमरों में थे, और 3 लोग इस वक्त स्टडी में थे। आलम साहब, सफ़ीना और ज़ोया। आलम साहब काफ़ी दिन सोच विचार के फैसला किया, और अब वो उन दोनों को भी आगाह कर चुके थे। ज़ोया को जब आलम साहब ने अपने स्टडी रूम में बुलाया तो वो घबरा गई थी। जब वो वहाँ आई तो सफ़ीना पहले से वहाँ मौजूद थी, और अपने सामने टेबल पे कागज़ पड़े नज़र आए तो उसका दिल घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। हौसला करती वो उनके सामने आकर खड़ी हुई थी। ज़ोई बच्चे, मेरे पास आकर बैठो। सोफे पर बैठी सफ़ीना उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसके पास आकर बैठ गई।
आलम साहब ने बोलना शुरू किया, ज़ोया की तो हवाइयाँ उड़ी थीं। ये कैसे मम्मी, ये कैसे कर सकती हो? तुम ही कर सकती हो ज़ोया बेटा, उसके कान खींच के यहाँ ला सकती हो। अब इसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में। आलम साहब ने बोले थे। मगर ताया अब्बू, मैं अकेली कैसे जाऊँगी? ज़ोया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दिए। बेटा, वो दो ही रास्ता तुम्हारे पास है, या तो ज़ारून से रोहान से तलाक ले लो और अम्मार से शादी कर लो, या फिर रोहान के पास खुद ही ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। सफ़ीना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली थी। ज़ोया का तो तलाक के नाम पे जान निकली थी। क्या रोहान मान जाएंगे मेरे वहाँ जाने से? उस उल्लू के पट्टे को कौन बताएगा? अभी ये बात सिर्फ हम तीनों के दरमियान में। तुम वहाँ पहुँचने वाली होंगी तभी मैं उसको बताऊंगा सब। जो अब तुम्हारी रुखसती ऑस्ट्रेलिया भेज कर ही होंगी। सफ़ीना, तैयारी करो रुखसती की, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। आलम साहब मुस्कुराए थे। ज़ोया अब भी परेशान सी थी कि उसका क्या बनेगा। रोहान के पास अकेले जाना कैसे बेहो करेगा वो? मुझे देखकर ये सोच उसकी रूह फना हो रही थी। ये बात सिर्फ रोहा को बताई थी। ज़ोया ने उसकी खुशी दी थी। वाह ज़ोई, व्हाट अ सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी। खुशी से गले लगाया था रोहान ने ज़ोया को। चले फिर शॉपिंग करते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस लेते हैं, वैसे भी वहाँ सर्दी होंगी। अच्छा, मैं ज़ारून भाई से कहूँगी हमें शॉपिंग के लिए लेकर जाए। वो एक्साइटेड हुई थी। और ज़ोया फीका सा मुस्कुराई थी। सच तो ये था कि अंदर से बहुत डर रही थी। अगली सुबह ज़ारून ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रोहा उसके पीछे आवाज़ लगाती भागती आई थी। पोर्च में ही पहुंचा था। क्या क्या रूही, क्या हो गया? वो उसके पीछे से आवाज़ लगाने से घबराया था। भाई, आज हमें शॉपिंग पे जाना है, रोहा बड़े मज़े से कहा। तो इसके लिए इतना भागने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी। पास से गुजरती ज़ोया को इशारा करके पास बुलाया था। हम दोनों ने शॉपिंग करनी है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्म कपड़े के लिए। वो ज़ोया के कंधे पे हाथ डालती बोले, अल्लाह की बंदियों, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, छोले बेचने नहीं। ज़ारून कहते गाड़ी में बैठ गया। ज़ोया की हंसी निकली थी। भाई प्लीज मान जाए, वो उसका गाड़ी का दरवाज़ा पकड़कर बोली थी। रोही, मेरे पास टाइम नहीं। धाड़ से दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। रोहा 2 कदम पीछे हटी थी तो वो गाड़ी भगा ले गया। रोहा पैर पटकती रह गई थी। आज सीमा अपनी बहन के घर आई हुई थी। इस वक्त 12 बज रहे थे। वो दोनों लिविंग रूम में बैठी थी। बाजी आज आ रही है, आप 2 हफ्ते हो गए मंगनी को, मुझे तो लगा था आप भूल ही गई। शीना ने मीठा सा शिकवा किया था। सीमा मुस्कुराती थी, भाई अब मैं तुमसे नहीं, मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आई हूँ। दोनों हंसी थी। कहाँ है मेरी बहू? सीमा ने इधर उधर देखते हुए पूछा था। जी बाजी, वो आ रही है, बस थोड़ी देर इंतज़ार करें। शाइना सो रही थी जब सीमा आई थी। शाइना ने जल्दी से उसे जगाकर आई थी। उसने इंतज़ार करने को कहा था। इंतज़ार किस बात का भाई? इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है? उसका मंगेतर नहीं, सास आई है। सीमा ने मुस्कुराते कहा। अरे नहीं, वो सो रही थी, अभी उठा कर आई हूँ, शीना ने बताया। तो सीमा को हैरत हुई। उफ, मेरी रूहा भी छुट्टी के दिन 11 बजा देती है। उठते उठते ज़ोया खींच कर उठाती है बिस्तर से उसे। अब तुम अपनी बेटी को ज़रा ज़िम्मेदार बनाओ, कल को सारा घर उसी ने संभालना है। सीमा मुस्कुराती बोली, हाँ जी ज़रूर, आपका घर संभालेंगी, मगर हमारी इकलौती बेटी इसलिए लाडली रखा हुआ है, सर पर पड़ेगी तो खुद ही करेंगी। शीना ने भी जवाब दिया। अब आपकी रोहा भी तो इकलौती है, कितना उस पर बोझ डालती होंगी आप? शीना ने उल्टा सवाल किया। वैसे तो अभी छोटी है, लेकिन ज़ोया की चमची बनी रहती है, उसके साथ किचन में पूरा हाथ बटाती है, उसके साथ रहती है, वो सीख ही जाएंगी घरदारी। सीमा को शीना का रोहा पे सवाल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए 2 टुक अंदाज में जवाब दिया। हाय आंटी। शाइना भी इसी वक्त वहीं आई थी। सीमा उस तरफ मतवज्जा हुई थी। सर ता पैर उसका जायज़ा लिया था। चुस्त पायजामा, ऊपर शॉर्ट स्लीवलेस कमीज़ पहने वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सीमा को उसका हुलिया अजीब सा लगा था। इसका बाय बोलना भी
ना भाया तो उसे सलाम किया। वालेकुम सलाम बोलते बिना शर्मिंदा हुए उनके सामने बैठ गई। ये लीजिए आ गई आपकी बहू, शीना बोली थी। कैसी हो बेटा? सीमा उसके सर पे हाथ फेरती बोली थी। बस अब तुम्हें बहुत जल्दी ही ब्याह कर ले जाऊंगी। फिर कब ले जा रही है आप हमारे घर की रौनक को अपने घर? शीना ने हंसते हुए पूछा था। बस ज़रा घर में कुछ मसले चल रहे, जैसे ही वो ख़त्म होंगे बस फिर मैं शादी की तैयारियां शुरू करूं। बाजी आप कह रही थी जोया को तलाक करवा रहे भाई साहब। शीना ने दिल की बात पूछ ही ली। पता नहीं, आलम चुप से बैठे। पता नहीं क्या फैसला करते हैं अब। अच्छा है जल्दी तलाक हो जाए, उस जोया से तो जान छूटेगी जो इतनी अच्छी बनी फिरती है, शाइना ने बस दिल में सोचा था। उस वक्त घर की मुलाजिमा चाय लेकर आई और उनके चाय पकड़ाने लगी। पहले शीना को चाय पकड़ाई, फिर सीमा को और फिर शाइना को चाय पकड़ा रही थी कि चाय का कप उसके हाथ से छूट गया और चाय मुलाजिमा के हाथ और पैरों पर गिरी और कुछ चींटे शाइना के कपड़ों पर पड़े थे। शाइना आपे से बाहर हुई। चटाक एक ज़ोरदार थप्पड़ शाइना ने मुलाजिमा के मुंह पे जड़ा था। अंधी हो, ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, वो चिल्लाते उठी थी। शाइना कंट्रोल योरसेल्फ। शीना ने उसे ठंडा करने की कोशिश की और शाइना वहाँ से चली गई। तुम्हारे हाथ जले हैं, पहले जाकर कुछ लगा लो। सीमा ने जो जले हाथों से कप की करचियाँ उठा रही थी। जाओ तुम किचन से कोई ऑइंटमेंट लगा लो, शीना भी फट बोली थी। बाजी बस ज़रा जज्बाती हो जाती है शानू भी। शीना ने शाइना की तरफ की साफ सफाई पेश की करना चाहिए। सीमा बस खामोशी थी। उसे जोया याद आई थी, वो कितनी हसास थी नौकरों के मामले में। उसे कोई भी गलती हो जाती तो वो उनका किया अपने सर ले लेती, कहीं उन्हें डांट ना पड़ जाए। रोहा और जरताज ने भी कभी यूँ मुलाजिमों से बदतमीज़ी नहीं की थी। बाजी क्या सोच रही है? शीना की आवाज़ पे सोच से बाहर आई। जज्बाती तो इस उम्र में हर कोई होता है, बेहतर यही है कि तुम इसे तमीज़ सिखाओ। जी बाजी, सीमा की बात पर शीना बस इतना कह सकी। वो फिर कुछ देर और ठहरी, वहाँ से चली गई। तुम्हें कुछ अकल भी है कि नहीं? ये कैसा बिहेव कर रही थी तुम अपने सास के सामने? शीना गुस्से से बोली थी शाइना से। व्हाट मामा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? सारी गलती उस नौकरानी की, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे, शाइना लापरवाही से बोली थी। थोड़ा बहुत सुघड़पन भी दिखा दिया करो। अपनी सास को कैसे जोया की तारीफ़ कर रही थी कि सारा घर संभाला हुआ है, तो वो भी तुम्हारी उम्र की है। मामा अब मेरे सामने उस जोया का जिक्र ना करे, जहर लगती है मुझे दोनों बहनें, शीना ने नफरत से कहा था। शीना उसे बस सर जोई भाभी 3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, हमने कोई शॉपिंग भी नहीं की। अब जारून भाई भी नहीं मान रहे जाने के लिए, मिन्नतें करवा रहे हैं। रोहा को फिक्र हो रही थी जोया की तैयारी को लेकर। रूही मेरे पास सब ड्रेसेस है, तुम बहुत अच्छे तुम क्यों टेंस हो रही हो? जोया ने प्यार से कहा था। जितने भी अच्छे ड्रेस हो आपके पास, मगर आपने लेकर नए ड्रेस जाने हैं। हाँ बस, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। मैं डैड को कॉल करती हूँ, जारिन भाई तो मानेंगे नहीं। जोया ने नफ़ी में सर हिलाया था, वो नहीं मानने वाली। हेलो डैड, रोहा ने अपनी सारी परेशानी सुनाई थी आलम साहब को। ओके डैड, लव यू बाय, रोहा एक्साइटेड होती बोली थी। वही भाभी, अब तो तैयारी करें, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। लंच टाइम पे जारून भाई आ जाएंगे। आखिरी लफ्ज़ रोहा ने खींच कर कहा था और उछल कूद करती कमरे से निकल गई। जारून ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चल रही थी जब उसका फ़ोन बजा था। उफ़, यो रोहिना सर खा गई। कहाँ भी है कि टाइम नहीं है इसको सुनाने का इरादा रखते बगैर नंबर देखे फ़ोन उठाकर कान से लगाया। क्यों फ़ोन कर के सर खाया हुआ है तुमने? वो तेज़ आवाज़ में बोला था। कि क्या मैंने? उफ़, जारून फ़ौरन कान से फ़ोन हटाकर मोबाइल पर नंबर देखा। सॉरी मैं समझा रूही है। जारून बालों में उंगलियां फेरता बोला। इट्स ओके, शाइना बोली। जी खैरियत, इस वक्त कॉल की? जारून ने पूछा। उसने अपना लहजा नॉर्मल करते हुए पूछा। क्या हम कहीं मिल सकते हैं? बस ज़रा ऑफिस के कामों से फ्री हो जाओ तो ज़रूर मिलेंगे।
मगर फ़िलहाल तो मुश्किल है। ज़ारुन ने बहाना बनाया था। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो फ़ोन बंद कर गई। ज़ारुन का इनकार उसे बुरा लगा था। ज़ारुन ने फ़ोन को घूरा था और फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया। लंच टाइम हुआ तो ज़ारुन आलम साहब के कहने पे उनके ऑफ़िस आया। यस डैड, आपने बुलाया था? हाँ, तुम घर जाओ। ज़ारुन घबराया था उनके इस तरह कहने पे। क्या हुआ डैड, मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझे काम से निकाल रहे? उफ़! आलम साहब ने सर पे हाथ मारा। घर जाओ मतलब बच्चियों ने शॉपिंग पे जाना है, उनके साथ जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ घर जाओ। उफ़! आप एक तो ये आपकी बच्चियाँ मुझे लेकर बैठ गई है, मैं नहीं जा रहा। वो ढीठ बनकर बैठ गया। ज़ारुन, जा रहे हो या सच में तुम्हें काम से निकालूं? आलम दाँत पीसते हुए बोला था। जा रहा हूँ। मुँह मुँह बनाता वहाँ से उठकर कंपनी से बाहर निकल गया। शाइना ने फ़ोन बेड पे पटका था। उसे ज़ारुन का इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। वो हर बार खुद ही उसकी जानिब कदम बढ़ाती थी। कितनी बार उसने खुद से कॉल्स की, मगर उसका रूखा फीका सा लहजा उसे नागवार गुजरता था। शाइना बेटा, तुम्हारी फ्रेंड पिंकी आई, ये कह रही थी उसे शॉपिंग पे जाना है, तुम्हें साथ लेकर जाएंगी। शीना कमरे में दाखिल होती हुई बोली, मुझे कहीं नहीं जाना मामा, उसका मूड ऑफ था। क्या हुआ है शाइना? शीना को उसका मूड ऑफ लगा। नथिंग मामा, मेरा मूड नहीं है, शाइना ने कॉफ से कहा था। ठीक है, फिर खुद ही बोल दो उसे। शीना गुस्से से बोलती चली गई। जरताज यूनिवर्सिटी से घर आई तो जोया जरताज को देखा। हाय गर्ल्स, कहीं जा रही हो क्या? वो उन्हें सर तापैर देखती हुई बोली, कहीं नहीं जा रहे हम। तुम रूम में जाओ, चेंज करो, रोहा बोली। अच्छा, मुझे लगा शायद कहीं जा रही हो। उनके हाथों में पकड़े हैंडबैग को जरताज गौर से देखते बोली थी। अब यूँ क्या घूर रही हो, जाओ भी। रोहा उसे शॉपिंग का बताना नहीं चाहती थी, कहीं वो भी साथ तैयार हो जाए जाने के लिए। हम शॉपिंग पे जा रही है, जोया बोली, जबकि रोहा ने जोया को आंखें दिखाई कि क्यों बताया। ओह अच्छा, मैं भी चलूँ साथ, मुझे भी कुछ लेना था। जरताज मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ, ज़ारुन भाई आने वाले हैं, वरना तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। रोहा बोली, उफ़, इस चमगादड़ ने ठीक से शॉपिंग भी नहीं करने देनी। वो मुंह में बड़बड़ाती जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जोई भाभी, क्यों बताया जरी को हम शॉपिंग पे जा रहे? रोहा मुंह बनाती बोली थी। तो क्या हो गया अगर वो भी हमारे साथ चलेंगी? जोया ने उसे प्यार से कहा तो बस सर हिलाती रह गई। ज़ारुन इन तीनों को लिए शॉपिंग मॉल में आया था। उसका मूड सख्त ख़राब था। वो कभी एक शॉप पे से तो कभी दूसरी शॉप पे। रोहा कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उफ़ लड़कियों, मसला क्या है तुम लोगों के साथ? जो भी लेना है जल्दी करो। वो सब एक साथ चल रहे थे। ज़ारुन बेजार होता हुआ बोला था। उस वक्त ज़ारुन की नज़र सामने शॉप के डिस्प्ले पे लगी ड्रेस पे पड़ी। लड़कियों, वो सामने वाला ड्रेस कैसा है? आई थिंक जोया पे बहुत सूट करेगा। तेनू सूट कर दा। ज़ारुन जोया के कंधे से कंधा टकराते उसकी तरफ झुक कर गुनगुनाया था। जोया मुंह नीचे करके मुस्कुराई। पिस्ता कलर का नफीसा गोल्डन कामदार फ्रॉक देख, वाओ अमेजिंग, आई वांट दिस, रोहा ने बेसाख्ता बोली थी और जोया का हाथ पकड़कर उस शॉप में घुस गई। जरताज वहीं खड़ी थी। क्या हुआ मैडम जरताज? जरताज की नज़र सामने शॉप पे थी। वो इस शॉप के आगे खड़ी ब्रांडेड बैग की कलेक्शन देख रही थी। उसे हैंडबैग ही लेना था। ज़ारुन बिल्कुल उसकी पुश्त के पीछे खड़ा हुआ उसके सामने कान में सरगोशी से बोला था, मैडम जरताज, ये मुँह और मसूर की दाल। जरताज ने गुस्से से हल्का सा मुंह मोड़ कर उसे देखा था। दोनों के चेहरों में बस 1 इंच का फासला था। अगर वो ज़रा सा भी हिलती तो उससे ज़रा टकरा जाती। हटो पीछे, उसने तेज़ लहजे में कहा था। ज़ारुन पीछे हुआ। जरताज आगे बढ़ी थी। उसने उस शॉप में जाने का इरादा तुर्क कर दिया था। वो 1-2 कदम चली थी कि ज़ारुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ उसी शॉप के अंदर ले गया। छोड़े, मुझे नहीं लेना कुछ। वो अपना हाथ छुड़ाती चिढ़कर बोली थी। यार, एंगेज का तोहफ़ा समझ लो,
पेमेंट मैं कर दूंगा। ज़ारुन मुस्कुराकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाता बोला था, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लेना होगा तो मैं खुद ले लूँगी। वो गुस्से से नाक फुलाती बोली थी, मैम प्लीज़ ले लीजिए, अच्छा सा बहन, आपकी फियांसी कितने प्यार से दिला रहे हैं। सेल्स गर्ल बोली, जो उनके दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। ज़ारुन ने एंगेज का नाम लिया तो वो उनकी एंगेज समझी थी। जरताज का लफ्ज़ फियांसी पे मुंह खुलाता हैरत से। ज़ारुन को हंसी आई थी, मगर वो अपनी हंसी कंट्रोल करता शरारती अंदाज में सेल्स गर्ल से बोला, मिस कोई अच्छा सा हैंडबैग दिखाए मेरी होने वाली वाइफ के लिए। ज़ारुन पे उसे तब चढ़ी थी जो कब से उसे जज कर रहा था। वो कुछ बोलती कि सेल्स गर्ल खूबसूरत सा ब्रांडेड हैंडबैग लिए सामने आई। मैम दिस वन इज़ सो नाइस फॉर यू, थैंक्स। ज़ारुन ने 2 बैग ले लिया और काउंटर से पेमेंट करके उसके सामने आए। चले मिसेस, वो शौक होता हुआ बोला। उसका बाजू पकड़कर कंधे पे बैग लटका दिया। वाह, बहुत जच रहा है तुम पे, ब्रांडेड चीज़ भी बंदे की शख्सियत ही बदल देती है। जरताज को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा है। गया 11,000 का हैंडबैग दिलाकर। चले, वो उसका हाथ पकड़े सेल्स गर्ल को हाथ हिलाता शॉप से बाहर निकला। ब्यूटीफुल कपल, पीछे से सेल्स गर्ल्स ने कहा, जो दोनों ने सुना। जैसे ही वो शॉप से बाहर निकले, सामने शाइना दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और वो उन्हें घूर रही थी। उसे देखते ही ज़ारुन को फ़ौरन से जरताज का हाथ छोड़ा। जरताज को बेहतरीन मौका हाथ लगा था अपना बदला लेने का। फियांसी अब बताती हूँ, उसने दिल में सोचा। हाय शाइना, तुम? जरताज ने हाथ हिलाया। शाइना ने उसे घूरा था, मगर बोली कुछ नहीं। वो पहले ही इन सबको देख चुकी थी और ज़ारुन का जरताज का हाथ पकड़कर शॉप में ले जाना भी देख चुकी थी और शॉप के बाहर खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही थी। मुझसे मिलने का टाइम नहीं और इस मैडम के साथ शॉपिंग करवा रहे। शाइना, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो घबराने के एक्टिंग करती बोली, देखो हम सबके साथ शॉपिंग पे आए, हम दोनों अकेले नहीं। वो देखो रूही और जोई सामने वाले शॉप पे। वो सामने की शॉप पे उंगली से इशारा करते मासूमियत से बोली, ये बैग ज़ारुन ने मुझे ज़बरदस्ती दिलाया था, मैं नहीं ले रही थी। ओके, तुम लोग इंजॉय करो, मैं रूही और जोई के पास जा रही हूँ। मासूम सी शक्ल बनाए वो वहाँ से चली गई। ज़ारुन का हक्का बक्का खड़ा ज़रीक की बातें सुन रहा था। अब शाइना ज़ारुन को दोनों हाथ बांधे देख रही थी। इस पागल की बातों पे ध्यान मत दो, ज़ारुन बोला था। आपके पास तो टाइम ही नहीं था, मुझे तो साफ मना कर दिया था। यहाँ शॉपिंग के कर रहे, वो तंज करती बोली। उफ, पता नहीं आज का दिन ही मनु से उसे सफाइयाँ देनी पड़ेंगी, वो सिर्फ सोच सका। आओ तुम्हें भी शॉपिंग करवा दूँ, मलका या आलिया। ज़ारुन हाथ आगे दिखाता वाह ताबादारी से के अंदाज में बोला। सामने पिलर के पीछे जरताज खड़ी नजर आई, जो सर निकाल कर ज़ारुन को देख रही थी। ज़ारुन ने उसे देखा तो जरताज ने आंख मारी थी और अंगूठा दिखाया था और गायब हो गई। मैं क्या पूछ रही हूँ, पहले इसका जवाब दे। शाइना अभी भी इस बात पे अड़ी थी। उफ, ज़ारुन इतने अपना माथा मसला था, क्या करता। टाइम बिल्कुल भी नहीं था। इन लड़कियों ने सिफारिश बहुत तगड़ी वाली ली थी, मजबूरन आना पड़ा उसके मुंह साथ, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। मजबूरन ज़ारुन सफाई देनी पड़ गई थी। नौकरी? शाइना हैरत से बोली। जी, अपने डैड की नौकरी। डैड ने भेजा है मुझे, वो बेचारगी से बोला। तो आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते शायद? अपनी मर्ज़ी करता तो तुमसे शादी कभी ना करता। मंगनी पता नहीं किन हालातों में की तुमसे। वो बस बेबसी से सोच सका, बोल नहीं सका। आओ सबके पास चले। वो दोनों शाइना को देखकर हैरान हुई थी, मगर कहा कुछ नहीं। फिर सब साथ थे। शाइना भी ज़ारुन के साथ साथ थी, उसके साथ फ्री होने की कोशिश कर रही थी। फिर सबने साथ डिनर किया और घर को लौट गए। घर आने के बाद ज़ारुन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला। उफ, थका दिया इन लड़कियों ने।
एक नई मुसीबत गले पड़ गई। ये तीनों चुड़ैलें कम थी जो चौथी भी साथ मिल गई। पका दिया, वो खुद से बड़बड़ाता कमरे से बाहर निकलकर किचन में आया। किचन में ज़रताज कॉफ़ी मग में डाल रही थी। ज़ारून ने आगे बढ़कर मग उठा लिया। थैंक्स, बहुत तलब हो रही थी। वो सिप लेता बोला, जैसी आज तुम्हारी हुई है ना, बस शक्ल देखने वाली थी तुम्हारी। हंसती बोली, वैसे एक कॉफ़ी तुम्हारे लिए ही थी। अच्छा, तो तुमने क्या बोंगी मारी थी? जैसे सोच रहे हो वैसा रही। ज़ारून उसकी नकल उतारता बोला, वो बदला था जो तुमने सेल्स गर्ल के सामने बोला और फिर मेरा हाथ पकड़ा और कमर पे हाथ रखे मसनूई गुस्सा दिखाती बोली, तो बोलने से तुम मेरी मंगेतर बन गई? वो उसके कान खींचता किचन से बाहर निकला था। बिल्कुल भी नहीं, शक्ल देखी है, वो चिढ़कर बोला। जोई भाभी भी तकरीबन आज शॉपिंग कंप्लीट हो गई। थोड़ी बहुत चीज़ें हम पास वाले मार्केट से ले लेंगे। रोहा आज की शॉपिंग का पहलावा डालकर बैठी थी। तुम तो ऐसे मेरे लिए शॉपिंग कर रही हो जैसे मैं किसी दूसरे इस सैयारे पे जा रही हूँ, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जोया सारे कपड़ों और जूतों और साथ ली गई ज्वेलरी को देखकर बोली, मिल सब जाएगा, आपने लेना कुछ नहीं है। रोहा उसकी आदत से वाकिफ़ थी, इसलिए वो सब कर रही थी। उफ लड़कियों, ये क्या लगता है सारी शॉपिंग मॉल ही खरीदारी? जरदार ने ऊपर छापा मारा था। तो तुम्हें क्या, तुम भी कर लेती शॉपिंग? ये बस एक पर्स ही लेकर आई हो। गई तो ऐसे थी साथ जैसे पता नहीं क्या क्या। बस बस, जरदार ने उसकी ब्रेक लगवाई थी। तुम उस चमगादड़ को जो साथ लेकर गई थी, मेरी हर चीज़ में तो कीड़े निकाल रहा था, ऊपर से उसकी छिपकली भी मिल गई थी। वो मुंह बसरते बोली, शट अप, तुम क्या हर वक्त मेरे इतने सोहने हैंडसम भाई को काले चमगादड़ से कंपेयर करती रहती हो? सही कहते हो तुम्हें भैंस, वो भी दो बदू जवाब देती बोली। हाँ रुई, जरताज खड़ी हुई थी, हाँ को लंबा खींचती। बस बस, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों बच्चों की तरह लड़ रही हो? जरी तुम बैठो। जोया उसका हाथ पकड़कर उसके बिठाने लगी थी। नहीं बैठना मुझे, वो उसका हाथ झटकती से बाहर निकल गई। रूही, ये क्या किया तुमने? जरताज से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रोहा को समझाती हुई बोली, तो कैसे करूँ बात? वो मेरे सामने ही भाई को चमगादड़ बोलती रहती है, तो तुम उसको ऐसे हट करूँगी? जोया ने कहा। अच्छा, आप समेटो, सो अब बहुत देर हो रही है। ओके कहती रोहा सब सामान समेटने लगी। थोड़े देर बाद रोहा कमरे में आई तो जरदाद लाइट ऑफ किए मुंह तक कंबल ओढ़े लेटी थी। मतलब साफ था कि वो नाराज़ थी। रोहा भी अपना बिस्तर पे आके लेट गई। बस अगली किस्त अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिए। आने वाले नए मेंबर से गुजारिश की जाती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर ना भूलें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। तो चले मिलते हैं जल्द ही आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए।